अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म व सज़ा में मैं हूं काशिम मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मुलजिम की जिसको साउथ पुलिस ने ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि उससे मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मुलजिम की जानिब से सनसनीखेज़ इंकशाफात जो है वो किए गए हैं। मुलजिम ना सिर्फ ख़वातीन को ब्लैकमेल करता था, उनकी वीडियोज़ बनाता था, बल्कि उनके अकाउंट्स भी हैक करता था। ये तमाम तर कार्रवाई कैसे करता था और उसके गिरोह में कौन लोग शामिल थे, या फिर अब तक कितनी ख़वातीन को वो हिरासा कर चुका है, आइए जानते हैं। बिल्कुल, इस मुलजिम ने 10 से ज़ायद ख़वातीन को जो है वो निशाना बनाया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रैप किया है। हमारे साथ 2 मुतासरा ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या इसका ये वारदात होती थी। सबसे पहले आप बताइएगा मुझे। ये हमें फ़ेक आईडी बना के हमसे कांटेक्ट करता था। हमारी दोस्तों की आईडी इसने हैक की हैं, उनसे बन के मेरी दोस्तों वगैरह से बन के बातें करता था हमसे, और हमें पता भी नहीं था कि ये मेरी दोस्त हैं, कौन है। बहुत टाइम इसने बातें की कि जो ना ये लड़का अच्छा है, इससे मिलो, ये इंटरव्यू लेगा आपको ऑनलाइन वर्क देगा। ये हमें वीडियो भेजता था कि देखो लड़की बन के कि देखो मैं कितना कितना पैसा कमा रही हूँ इनसे। तो बस हमने सोचा कि ना हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, कोई ऑनलाइन वर्क का काम हमें मिल रहा है। बाकी जो हमने जितने भी देखे सब इन्वेस्टमेंट वाले हैं, और इसने हमें ये बोला कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको फ्री में हम सारा काम देंगे, आप हज़ारों के लाखों से कमाना शुरू कर दोगे ये वो। तो फिर हमने बस इसको इसी बातों में लेके फिर हमने इसने ना हमें अकाउंट दिया, लिंक दी हमें कि जो ना ये सिर्फ पे ही खुल सकती है, अदरवाइज़ ये किसी भी उस पर नहीं खुलेगी। तो फिर हमने इसका लिंक ओपन किया है, और हमने जब बैक किया है और दोबारा लिंक ओपन किया तो दोबारा ओपन नहीं हुआ वो, और हमारी आईडी ब्लॉक हो गई। उसके बाद ये आईडी ब्लॉक करता था, फिर इसने क्या किया? उसके बाद इसने कांटेक्ट किया कि जो ना मैं ना आपकी आईडी दी है और ना आप उससे बातें करती थी, मेरे रेफरेंस से उसने ना लिंक दिया था आपको, तो आपने फ़िल किया या नहीं किया। मैंने ना उसका ना बॉस बात कर रहा हूँ। फिर उसने हमसे कांटेक्ट किया, और बस यही इसने जो ना हमें चीज़ें भेजी कि देखो आपकी सारी तस्वीरें मेरे पास हैं, हमें बहुत ब्लैकमेल वगैरह किया है इसने। तो फिर हमने इसको ब्लॉक कर दिया। और आपसे कितने अरसे से ये राब्ते में था? जब इसका फ़र्स्ट टाइम उससे कांटेक्ट हुआ था लड़की बन के, जो उसने दोस्त बन के बात की थी, तो वो 3 साल पहले की हुई थी, और जब ये लास्ट टाइम जो इससे हुई है वो 3 महीने पहले हुई थी। और आपसे इसने कितना अरसा बात की, किस तरह की बात की, आपकी आईडी? बात नहीं की, मुझे एक लिंक आई थी वो मैंने क्लिक कर दी थी गलती से, तो मेरा पूरा मोबाइल बंद हो गया था। सब पासवर्ड मांग रहे थे, तो मैंने पासवर्ड डाला ना, तो मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं खुल रहे थे, लेकिन मेरे जो है ना कुलीग है ना, वो बोल रहे थे कि तुम्हारी पिक्चर्स आ रही है, पर्सनल जो गैलरी वगैरह थी सब उसके पास चली गई थी, डेटा पर्सनल मेरा मिसयूज़ कर रहा था। उसके बाद आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी से इसने रब्ता किया? जी, मेरी खाला को आया था, मेरी खाला से इन लोगों ने रब्ता किया था। फिर क्या डिमांड की? कि मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ, तुम भी करो, अच्छा कमाती हूँ, ये सब कुछ। और इसने आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं की, कोई चीज़ नहीं? नहीं, मुझे सिर्फ न्यू नंबर से लिंक आई थी, वो मैंने गलती से क्लिक कर दी थी। आपकी फैमिली में से किसी ने इसने रब्ता किया था? नहीं, किसी से भी नहीं किया इसने। जो ना मेरी जो बहन की दोस्त है, उससे उसने इसकी आईडी हैक की थी, तो मेरी बहन से बात की थी उस बन के। तो फिर मैंने अपनी बहन को समझाया कि तुम छोटी हो, तुम एक काम करो, तुम मुझे दो उसकी आईडी, मैं बात करती हूँ, जो भी काम है तो मैं करूँगी वो। मैंने मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई तो मैं करूँगी, तुम अभी पढ़ो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जब मैंने उससे बात की तो फिर ये सब ऐसा हुआ था। बाकी उसने किसी से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा। बिल्कुल, इस समीर नामी मुलजिम को जो है वो बाकायदा ट्रैप किया गया, और इन्हीं की फैमिली मेम्बर में से जो है वो किसी खातून ने जो है वो उन्हें ट्रैप किया है। कैसे ट्रैप किया गया, कैसे उसको जो है वो झांसे में फंसाया और फंसाने के बाद पुलिस के हवाले किया गया है, इस बारे में भी जानते हैं और मज़ीद आगे चलते हैं। बिल्कुल, मुतासरा जो बच्ची है उसके अहले खाना जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जो फैमिली है बहुत ज़्यादा परेशान थी, और परेशानी के आलम में जो है वो ना सिर्फ इस मुलजिम को ट्रैप किया गया बल्कि उसकी तमाम तर कार्रवाई को जो है वो इनके अहले खाना की जानिब से रिकॉर्ड भी किया गया है। उनसे जानते हैं कैसे रिकॉर्ड किया और क्या ये मामला है, को किस तरह ये ब्लैकमेल कर रहा था, या फिर आपको कोई इसने जो है वो लिंक भेजा, क्या हुआ ये मामला? मुझे कोई लिंक शेयर नहीं किया इसने मेरी भांजी है, यानी कि तो उसका नाम है ना, तो उसके नंबर से मुझे एक मैसेज आया। नंबर उसका नहीं था, तो मैसेज आया कि मैं ना, हेलो मैं कंवल, आप कैसी हैं, क्योंकि मेरी भांजी कभी मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाती। और फिर की पिक्चर सेंड कर दी, तो मैं श्योर हो गई कि नहीं। ये से पूछा कि भाई आपका पुराना नंबर था वो कहाँ गया, तो बोला नहीं वो तो आप बंद कर दें, छोड़े, उसे डिलीट कर दें, ये नंबर आप सेव कर लें। मैंने कहा ठीक है। मुझसे पूछने लगी कि आप आजकल क्या कर रही है। मैंने कहा कुछ खास नहीं, घर संभाल रही हूँ। तो बोला ऑनलाइन वर्क करेंगी आप? तो मैंने कहा अच्छा। उसने अमाउंट की 1.5 लाख के अमाउंट की मुझे पिक्चर सेंड की ना, तो मैंने कहा ठीक है, घर बैठे कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगी। तो बोला ठीक है, मैं आपको जैसे एक बंदा दे रही हूँ,
आप उनसे बात करें, आपको उनसे पर्सनल मिलना होगा, वो आपको वर्क समझाएंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्या काम है? मैंने कहा एक काम करो, बंदे को छोड़ो, तुम मुझे समझा दो, मैं रात को आपसे आके गली में मिलती हूँ, क्योंकि हमारा एक छोटा सा एरिया है ना। मैंने कहा मैं गली में आपसे मिलती हूँ और आप मुझे वर्क समझा दो। बोला नहीं, मैं पर ही समझाऊँगी, मैं गली में नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पर ही रहो, क्योंकि मुझे तो शॉर्ट था कि वो सही है। तो उसके हिसाब से जब हमारी बात चल रही थी तो बात करती गई, फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ अलग सा लगा ना, कि कुछ और भी आगे बातें बढ़ रही थी, तो मुझे वो सही नहीं लगी। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, उसे सारी सिचुएशन बताई कि भाई ये बात है, और बच्ची महज हमारी बच्ची की एज की है, 13-14 साल की है। तो मैंने कहा वो मुझसे ऐसे सवाल कर रही है तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा मैं घर आकर आपसे बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। वो तकरीबन 4 साढ़े 4 तक घर आए। मैंने तफसील से उनसे सारी बात की, उनको सारी बात भी मैंने उनको बताई ना। तो उन्होंने कहा कल हम इनकी वालदा से बात करते हैं। फिर हम की वालदा के पास गए तो वालदा ने ये कहा कि देखें आपसे पहले भी 3 लोगों को ये मैसेजेस जा चुके हैं विद पिक्चर के। जब आपको इस चीज़ का यकीन हो गया कि ये वो नहीं है और इसके पीछे कोई मुलजिम है और वो इस तरह की हरकत कर रहा है, उसके बाद क्या प्लानिंग की? कैसे आपको इतना शऊर आया और कैसे आपने ये सारा कुछ ट्रैप किया? क्योंकि अब जब के नंबर से मैसेज आया है तो एक तो माइंड बन गया था कि और भी बच्चियों के नाम होंगे इसमें, क्योंकि ने बताया और उसकी वालदा ने बताया कि और बच्चियों को मैसेजेस गए हैं ना की पिक्चर के साथ। तो फिर हमने ओके कर लिया था कि ये कोई लड़का ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कॉल की थी, कॉल की, मैसेजेस किए कि आप पिंक सूट में अच्छी लग रही थी, इस तरह से ना। तो सामने से किसी जेंट्स ने जवाब दिया कि आप पागल हो क्या, कहीं और जाके ट्राई करो, ऐसा करके। तो कंफर्म हो गया कि ये नहीं है, ये कोई लड़का ही है। फिर हमने बैठ के सोचा कि अब करना क्या है। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लानिंग की कि ईदगाह के जो SHO हैं उनसे जाके मिलते हैं, उनको सारी सिचुएशन बताते हैं कि भाई ये चीज़ चल रही है, क्योंकि समझ आ गया था ना कि ऐसा कोई मसला है। तो SHO ने ये कहा कि आप उससे कंटिन्यू बातें करें, अगर आप बुला सकती हो तो उसे बुलाएं। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन तक मैंने उनसे बातें की, काफ़ी हद तक बातें की। फिर मैंने को बीच से हटा दिया। मैंने उनको कहा कि भाई से कोई लिंक नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप किसी और लड़की से बात करें, अब आप मुझसे करें तो मुझसे ही करें, क्योंकि मुझे तो उसको बुलाना था। तो इस तरह से मैंने रेगुलर कभी सुबह के 6 बजे 5 बजे इस तरह से मैंने दिन रात उससे बातें की। पहले तो वो मना ही कर रहा था कि मुझे पर्सनल मिलना है। मैंने कहा नहीं, मैं आपको पर्सनल उसने कोई लिंक नहीं भेजा जब आपसे वो राब्ते में आ गया, या फिर आपको उसने कोई अमाउंट का झांसा नहीं दिया कि मैं भी ऑनलाइन काम करती हूँ या करता हूँ, आप भी करें? बिल्कुल बिल्कुल सादिया के नंबर से किया ना उसने मुझे, जैसे सादिया का नाम लेके मुझे कहा ना कि मैं उसका पता चल गया आपको? नहीं, तब तो उसने कहा कि वर्क का, मैंने उससे खुद को, मुझे अंदाज़ा हो गया था ना मुझे कि नहीं अब ये वर्क का तो कोई इशू है ही नहीं, वो तो ऐसे ही लड़कियों को झांसे में ले रहा है। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा वर्क साइड पे करो, हम फ्रेंडशिप करते हैं, ठीक है, और फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें मिलना होगा। पहले हम पब्लिक में मिलेंगे, उसके बाद आप पर्सनल बोलोगे मैं आ जाऊँगी। तो पहले वो ना कह रहा था कि मैं नहीं आऊँगा। तो संडे का डिसाइड हुआ ना, तो संडे को भी इसने फिर ड्रामे करना शुरू कर दिए कि मैं बिज़ी हूँ, फैमिली टाइमिंग है, ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मंडे रखते हैं। मैंने कहा अगर मंडे को नहीं आए तो मैं नंबर ब्लॉक कर दूँगी, उसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं कोई वर्क भी नहीं करूँगी और अपना वर्क अपने पास रखो। फिर आपने इसको अपने इलाके में बुलाया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मस्जिद है हमारे एरिया में ना, मैंने इनको वहाँ बुलाया। वहाँ पर मेरे हस्बैंड साथ थे, मेरी कज़न साथ थी जिनकी बेटी का ये मसला है, वो साथ थी, और मोबाइल साथ थी, यानी पुलिस मोबाइल वहाँ पर थी मौके पर। तो उसके ज़रिए वो मेरे पास आके खड़ा हुआ ना जब, तो मुझे भी कंफर्म नहीं था। पिक्चर्स उसने सेंड की थी मुझे, लेकिन फिर भी वो पिक्चर्स में बंदा अलग होता है, रियल में अलग होता है, फ़िल्टर का कमाल होता है, इस वजह से तो मैं श्योर नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये वही है, दूर से मुझे कहा ना कि ये वही है। तो मैंने कहा पहले मुझे कंफर्म करने दो। मैं उसके पास जाके खड़ी रही, मैंने कहा फ़िरोज़? तो बोला जी। तो मैंने कहा मैं अबाए में थी तो उसको इतना श्योर नहीं था, और मैंने पिक्चर भी अपनी सेंड नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा था कि जब मिलोगे तब आराम से देख लेना तुम मुझे। तो फिर हम उसे थाने तक लेकर आए। तो थाने के जब हमने, यानी पुलिस वालों ने जब चेकिंग की, तो पहले तो एक ही फ़ोन था उनके पास। जब फुल चेकिंग उनको की, मारा पीटा, तब एक और सेल फ़ोन निकला, और उसमें से कई लड़कियों के वीडियोज़ निकले। इस तरह के मामलात में चूँकि टेक्निकल मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या पुलिस की जानिब से जो अब तक तफ्तीश की जा रही है, आप उससे मुतमईन हैं? जिस तरह की तफ्तीश हो रही है या फिर जो भी चीज़ें अब तक सामने आई हैं? मुतमईन तो हूँ, क्योंकि काफ़ी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। पहले भरोसा नहीं था, मैं सच कहूँ तो पुलिस पर, लेकिन इस जो चल रहा है ना अभी, उसके हिसाब से जो एक्शन दिखाया है ना, बड़ा अच्छा दिखाया। मैंने भी सपोर्ट किया उनका, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। अभी तक भी हम उनका 3 बार रिमांड दिलवा चुके हैं, समीर खान का 3 बार उनको रिमांड मिल चुका है, ये लास्ट रिमांड है। अब फिर से मुझे जब जाना होगा तब इंशाल्लाह देखते हैं अब पुलिस और कारकर्दगी क्या दिखाती है।
बिल्कुल ईदगाह पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई और इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया। ना सिर्फ इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया बल्कि इंटेरोगेशन रिपोर्ट में इसके दीगर दोस्तों का नाम लिया गया है। पुलिस की जानिब से छानबीन की जा रही है, उनके हवाले से भी और उनसे भी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद भी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे भी जानते हैं। जो इस केस का मरकज़ी मुलजिम है, पुलिस की जानिब से उसे गिरफ़्तार किया गया है, उससे अब भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुलजिम ना सिर्फ ख़वातीन को हिरासा करता था बल्कि उनकी आईडीज़ भी हैक करता था और नाजेबा वीडियोज़ भी बनाता था। तमाम तर कार्रवाई ये कैसे करता था, मुलजिम हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं अब तक कितनी ख़वातीन के साथ ये तमाम तर चीज़ें कर चुके हो, कोई पैसे इससे कमाए हैं, नहीं कमाए हैं, क्या नाम है तुम्हारा पूरा, डिटेल बताना थोड़ा। मेरा नाम समीर ख़ान है। मैं गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी से रहूँ और ये काम मैंने 8 से 9 महीने पहले किया था स्टार्ट। मुझे एक हैकर ने बताया था डिटेल्स वगैरह की कैसे करते हैं सब चीज़, तो मैंने उससे सीखा था। उसका था किसी के नाम से उसका ग्रुप था और उस ग्रुप में मैं भी ऐड था। वो के नाम से उसकी आईडी थी, वो कोई लड़का था हैकर, उसने मुझे सिखाया था। तो उसको किसी ने थर्ड पर्सन ने उसको एक्सपोज़ किया था ग्रुप में कि ये कोई हैकर है, आप इसकी अकाउंट वगैरह रिपोर्ट करो, इसके अकाउंट को ब्लॉक करो। तो मैंने वहीं से कांटेक्ट करके उस लड़के से रब्ता करके जो है मैंने उससे वेबसाइट का नाम पूछा। जो आपकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट है उसमें तो ये कि पहले आपने किसी ग्रुप में ऐड हुए, आप ये काम पहले से करते थे, ये हैकिंग की तरफ बाद में आए, इस काम में पहले कैसे आए, उस ग्रुप तक कैसे पहुँचे थे? उस ग्रुप में सर मुझे उसी हैकर ने ही ऐड किया था, जो रैंडम्स लोग वगैरह जो गर्ल्स और बॉयज़ ऐड होते हैं उसमें। तो मैं भी ऐड रैंडम एक पर्सन की तरह ऐड हुआ था उस ग्रुप में। उस ग्रुप में हमारी चैट वगैरह होती थी। तो मुझे नहीं पता था वो हैकर है। जब किसी ने थर्ड पर्सन ने उसको एक्सपोज़ किया उसी के ग्रुप में, तो मुझे पता लगा वो हैकर है। और वो हैकर उस ग्रुप का एडमिन भी था। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने इनबॉक्स में, तो उसने बोला इनबॉक्स में बात कर लो। मैंने उससे इनबॉक्स में किया तो मुझसे बोला था मुझे 5000 दो, मैं आपको जो है ये वेबसाइट का नाम बताऊंगा जो हैकिंग वेबसाइट है। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा भी फेक अकाउंट था, लड़की के नाम से बना हुआ था। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे ऐसे ही बता दो फ्री में। तो उसने मुझे बोला आप मुझे अपना सेंड करो, मतलब मुझे लड़की समझ रहा था क्योंकि मेरा फेक अकाउंट था। तो मैंने कहा मैं आपको जो है वो भेज देता हूँ। मैंने सोशल मीडिया से कहीं से फेक उठाई और मैंने उसको भेज दी, जो न्यूडिटी उसको मैंने सेंड करी। तो फिर उसने मुझे वेबसाइट का नाम बताया, उस वेबसाइट का नाम साइट है वो जहाँ से हैक वगैरह होते हैं। तो मैंने जब वो वहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह बनाया तो मेरा जो अकाउंट है, मेरा जो मोबाइल है, वो भी मेरा मोबाइल हैक था। तो कहीं थर्ड पर्सन, मतलब जो जिसकी वेबसाइट थी वो वेबसाइट वाले यूज़ कर रहे थे, मेरा अकाउंट में था, मेरी पिक्चर्स, मेरी वीडियोस वगैरह। इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे बाद में पता लगा। तो ये चीज़ जब मैंने उस पर लिंक वगैरह जो है जनरेट वगैरह उसमें ऑटोमेटिक होता है। जैसे मैं जीमेल का मैंने किसी को भेजा पे, तो मैं भेजता था और मैं कहता था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लो, यहाँ पे आपकी ऑनलाइन अर्निंग वगैरह होगी, आप यहाँ से पैसे कमाओगी। तो उन्होंने वो लिंक पे वेबसाइट वगैरह पे वो करते थे। मेन मकसद क्या था? ख़वातीन को हिरासा करना, पैसा कमाना, ब्लैकमेल करना, वीडियोस भी बनाते थे। वीडियोस क्यों बनाते थे? सर वीडियो सिर्फ मैं अपने लिए बनाता था, ये बाद में देखने के लिए। मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, ना किसी से मैंने 1 रुपया भी कभी मंगवाया सर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैं खुद देखता था वीडियो बाद में बना के। और मैंने कहीं पर भी कोई वेबसाइट में कोई भी मैंने ऐसी वीडियोज़ नहीं डाली क्योंकि मेरा खुद का भी उसमें फेस वगैरह शो होता था। सिर्फ मैं अपने देखने के लिए बाद में जो है वो वीडियोज़ को सेव करके रखता था कि बाद में मैं देखूँगा। तो वो लिंक्स वगैरह के थ्रू मैं पे सेंड करता था। तो जीमेल वगैरह जब डालती थी अपना लड़कियां वगैरह, तो जीमेल के कॉन्टैक्ट्स वगैरह जब मेरे पास आते थे तो मैं वही, जैसे कि यास्मीन लड़की है मिसाल है, तो उसका मैं जीमेल अकाउंट हैक करके और उन्हीं के कॉन्टैक्ट से मैं जो है वो लड़की बन के बात करता था सर। कि उनके कॉन्टैक्ट्स में तो कोई लड़के भी होते होंगे ना, उनसे बात करने का क्या मकसद था तुम्हारा? नहीं, लड़कों से नहीं किया सर, सिर्फ उनकी जो दोस्त वगैरह लड़कियां होती थी, मैं यास्मीन बन के ही जैसे लड़की बन के मैं बात करता था जिसका अकाउंट मैं हैक करता था। तो उन्हीं लड़कियों वगैरह से कांटेक्ट मैंने किए, राब्ते किए। तो उनसे मैं कहता था कि आप अर्निंग वगैरह कर लोगे ऑनलाइन वगैरह, और आप मुझसे फ़िज़िकली मिल लो और आप मुझसे दोस्ती कर लो। तो इस थ्रू मैं उनसे इंतहाई शातिर ये मुलजिम है। हमारे साथ SHO ईदगाह भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसे इसको ट्रैप किया गया, अब तक इन्वेस्टिगेशन में इसने क्या बताया है, ये अकेला है या इसका पूरा कोई ग्रोह है, कोई साथी भी हैं इसके साथ? थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई। अच्छा सर, होता ये है कि 17 तारीख को मुझे एक फ़ैमिली अप्रोच करती है कि जी मेरी एक जानने वाली बच्ची है, उसका सेल फ़ोन जो है वो हैक है और उस नंबर से मुझे अजीब तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और वो लड़की बन के मुझे मैसेजेस कर रहा है और मुझे लालच दे रहा है अर्निंग का। और ये कह रहा है कि जी मैंने जो है एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, ऑनलाइन बिज़नेस है और आपको उसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे और आप किसी तरीके से मुझसे मिलें और मिलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो बिज़नेस है क्या। अच्छा सर, जब वो हमारे पास आते हैं तो हम वो जिस बच्ची का फ़ोन हैक है
उनसे रब्ता करते हैं, उनकी अम्मी से रब्ता किया जाता है। उनकी अम्मी तो बेचारी, अब ज़ाहिर बात है, देखें मिडिल क्लास तबके के लोग हैं, बड़े गरीब और इस तरह के, उन्होंने एक अलग रोना धोना ढाला हुआ था कि सर ये देखें इतने दिनों से मेरी बच्ची का मोबाइल हैक है, मैं इस मोबाइल को लेके सदर भी गई हूँ, इधर भी गई हूँ, उधर भी गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। और अब मेरी जो बच्ची की जो फ्रेंड्स हैं, अच्छा सर वो जो बच्ची है बिल्कुल 14 साल की बच्ची, छोटी बच्ची है, ठीक है ना, अब वो जो मेरी बच्ची के जो दूसरे जानने वाले हैं वो भी हमें अप्रोच कर रहे हैं कि जी आपकी बच्ची हमें गलत मैसेजेस कर रही है और इस तरह से उठ पटांग बातें कर रही है। अच्छा सर, हमने जब इन फैमिली से बात की, इनकी ये नेबर्स भी हैं और वहीं जानने वाले भी इनके हैं, तो फिर हमने एक प्लान किया कि इस मामले की तह तक जाया जाए कि आया मामला है क्या। और अगर किसी का देखें ना मोबाइल फ़ोन अगर हैक हो रहा है, उसकी आईडीज़ को हैक किया जा रहा है, तो इसके पीछे मकसद क्या है। हमने सर फिर क्या किया, वो जो मुसम्मात जो इसमें विक्टिम भी हैं मेरे पास एफआईआर में, उनके थ्रू इसको हमने ट्रैप करा के अपनी जुरिडिक्शन में बुलवाया। जुरिडिक्शन में बुलवाने के बाद हम इसको थाने में लेकर आते हैं सर। थाने में लाने के बाद शुरू में तो वो जिस तरह से हर एक मुलजिम होता है ना, जी मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया, इसके भी वही ड्रामे, इसने हमें इतना घुमाया, लेकिन जब हम इसके सेल फ़ोन में जाते हैं उसके अंदर डीपली हम इसके सेल फ़ोन को चेक करते हैं, अंदर से हमें लिंक्स मिल रहे हैं सर। उस लिंक्स में जो है फिर पता चलता है कि ये उस लिंक को भेज के काशिफ भाई जीमेल आईडी को हैक करता था। अब देखें जब आपकी जीमेल आईडी हैक है, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी हैक, फ़ोन आपका हैक है, ठीक है ना सर। अच्छा, उसके बाद फिर हम मज़ीद जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो उसमें प्रॉम्प्ट्स वीडियो, उसमें वो वीडियो सर ये किसी लड़की के साथ अगर सेल फ़ोन पे मतलब वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, उसके स्क्रीनशॉट उसकी वीडियो। अब देखें ना, अगर मैं किसी लड़की से या कोई भी XYZ किसी लड़की से इस तरह बात करके उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो तो ट्रैप हो गई ना सर। अब जब उसको आप इस तरह से रिकॉर्ड करने के बाद अब आप उसको वही उसकी वीडियोस भेजेंगे कि भाई ये देखें मैंने आपकी जो आपने मुझसे बातें की हैं वो मैंने आपकी ट्रैप कर उसकी मैंने वीडियो बना ली हैं, तो लड़कियां इस तरह से ट्रैप हो जाती थी। ट्रैप होने के बाद ये फिर उनको अपनी बुलाई हुई जगह, मतलब जो ये जहाँ ये उसको चाहता था, जिस तरह से उनके साथ चाहता था, उनको यूज़ करता था सर। यूज़ करने के बाद उनकी वीडियोस बनाता था, उनकी रिकॉर्डिंग करता था। प्लस इसका कहना ये है कि जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप इसकी अगर सेल फ़ोन में देख जाएंगे तो इसकी सेल फ़ोन में जो वीडियोस हैं वो उसमें जो शशके हैं वो ऐसा लगता नहीं है कि किसी इस तरह के बंदे के वो शशके हों, ठीक है ना सर। अब एक बंदा कह रहा है कि जी मेरी कोई मुलाजमत नहीं है। इसका बुनियादी मकसद था क्या, जिनसी हिरासा करना या फिर पैसा कमाना? इसने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या बताया? सर देखें, इसके जो हैं वो दोनों मकसद हैं। एक तो इसको ये कहेंगे ये जिसका ज़हनी बीमार कह लें, इस तरह की, मतलब इसकी ये है कि नई लड़कियों के साथ जो है वो उनको मैं ट्रैप करूं, उनको मैं यूज़ करूं, प्लस उन्हें ब्लैकमेल करूं। टेक्निकल मसला आपको पेश आया था, चूँकि ये केस प्रॉपर जो है वो टेक्निकल एक बेस करता है, तो इसमें कोई इश्यूज पेश आए थे? और इसमें जो सेक्शन लगाई गई, जो मुकदमा दर्ज किया, किस किस्म की सेक्शन लगाई गई? सर देखें, इश्यूज़ तो हैं क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक टेक्निकल टीम की नीड थी जो इस सारे मामले को देखती, लेकिन सर हमारे पास टाइम नहीं था। अगर हम, आपको पता है, अगर साइबर क्राइम में इसको फौरी तौर पे हम कहते कि जी हम वहाँ भेजेंगे इनको और क्लाइंट्स को हम वहाँ से थाने से भिजवा देते, तो ये तो ना ये पकड़ा जाता, ना 6 महीने तक इनके क्लाइंट्स का जो हमारे जो विक्टिम है उनका नंबर आता। तो ये सर इसी तरह घूमता, इसके फिर यही काम थे सर। इसलिए हमारे पास PPCs में कुछ सेक्शंस थी जिसको मैंने एबलाइज़ किया और उसमें मैंने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की जानिब से मुलजिम को गिरफ़्तार भी किया गया, इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। जो मुलजमान के दीगर साथी मुबैना तौर पर बताए जा रहे हैं उनसे भी तफ्तीश के लिए जो है वो पुलिस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेकिन इस तरह के केसेस में जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस इसलिए भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जो मुद्दई हैं वो सामने नहीं आते हैं। क्या ये मामला होता है? हमारे साथ DIG साउथ जो हैं वो मौजूद हैं, असद रज़ा, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। पहले तो इस मुलजिम को टेक्निकल बुनियादों पे आपने गिरफ़्तार किया है, उसके बाद इसका मुकदमा दर्ज हुआ है, इस हवाले से अब क्या इन्वेस्टिगेशन चलेगी? जी काशिफ, बिल्कुल ये एक तो बड़ा अपरेंट है कि ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, और जो विक्टिम्स हैं वो हमने अभी तक जो मालूमात दी हैं तो ये जो प्रेडेटर था, ये मुलज़म, इसने तकरीबन 840 के करीब जो हैं विक्टिम्स उनके साथ ही रब्ते में था, और उनकी डिफरेंट किस्म का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा था उसको इसने ना सिर्फ जो है वो हैक किया बल्कि उसकी बेसिस के ऊपर वो उनको एक्सप्लॉइट भी कर रहा था। अब ऐसे केसेस के अंदर ड्यू टू प्राइवेसी और वेरियस रिस्ट्रेंट्स लोग जो हैं कभी भी जो है वो अपना जो
प्राइवेसी है उसको लूज़ नहीं करना चाहते, तो इसलिए विक्टिम जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है कि विक्टिम्स जो हैं उनको आउटरीच किया जाए और उनको इस बात के ऊपर इनकरेज किया जाए कि वो इस आदमी के ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट्स फॉर्मल कंप्लेंट्स दर्ज करवाएं और उसको प्रोसिक्यूट करवाने में हमारी मदद करें। मगर चूँकि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा जो हैं वो ख़वातीन हैं उसके अंदर, और वो प्राइवेसी और अपने जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको मेंटेन करना चाहती हैं, तो इसलिए वो उसमें नहीं आ रही। एक हमें ये हर्डल मिल रही है। दूसरा ये है कि ये केस वैसे तो चूँकि जो हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया है तो इसके अंदर जो पीका के सेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लागू होते हैं। तो हम कोशिश तो ये करेंगे कि इसको जो हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर इसको इन्वेस्टिगेट करें और उसको करार वाक़ई सज़ा दिलवा सकें। मगर हमारा ये भी अदालतें जो कंसर्न कोर्ट्स हैं उनके साथ ये भी रिक्वेस्ट होगी कि इसको जो है वो जो कंसर्न एजेंसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइबर क्राइम्स का जो यूनिट है FIA का, उसको तफवीज़ कर दिया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से इसकी तफ्तीश कर सकें। चूँकि इसमें कई ऐसी किस्म के एविडेंस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को, हैकिंग को, डार्क वेब को, उसको वो ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं ट्रेडिशनली वो इतने ज़्यादा वेल वर्स्ड नहीं हैं। और अभी सिंध पुलिस के अंदर जो है ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और हम अपनी जो ऐसी कई लैब्स बनाते जा रहे हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा, उसी तरह से जो साइबर क्राइम्स हैं इनको कैसे हम इनिशियल रिस्पॉन्डर्स के तौर पर जो है वो डील कर सकते हैं। और आप देखें कि लास्ट टाइम भी जो हमारी IGs की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इस चीज़ को हमने टेकअप किया था कि सिंध पुलिस के अंदर भी एक ऐसी क्राइम एजेंसी होनी चाहिए जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो है वो साइबर क्राइम्स को जो है वो डील करे। चूँकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सोशल मीडिया जो है वो उसको अरूज मिल रहा है तो साइबर क्राइम्स जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, मैनी फोल्ड। और हम समझते हैं कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके पास इतनी, मेरा ख्याल है, कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी कंप्लेंट्स को जो है वो डील कर सकें। और प्रूडेंट वे यही होगा कि सिंध पुलिस जो है उसके अंदर भी जो है इस किस्म की एक फॉर्मल एजेंसी बनाई जाए जो कि ना सिर्फ इन केसेस को जो है वो इन्वेस्टिगेट करे बल्कि इनको प्रोसिक्यूट करवाने में भी जो है वो मददगार साबित हो। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए खैरपुर से मैं हूं यासिर फारूकी। रियासत खैरपुर का मजबूत किला जहां उस वक्त परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन अब ये चोरों के निशाने पे है। आज हम बात करेंगे अनोखी चोरी की वारदात की। किले के बुर्ज पर रखी गई एक नायाब तोप के कड़े काट के चोरी कर लिए गए हैं, जिसकी खामोशी से FIR दर्ज कराई गई। 2 माह गुजर चुके हैं लेकिन अब तक चोरों का सुराग नहीं मिल सका है। मजीद सूरत हाल आपको बताते हैं कि तोप के जो कड़े हैं किस तरह काट के चोरी किए गए हैं। 2 माह में मुल्जमान का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका है, इस हवाले से महकमा आसारे कदीमा के अफसरान और पुलिस हुक्काम से भी बात करेंगे। चलते हैं किले के अंदर। ढाई 250 साल कबल ये किला कायम होने के बाद हिफाजत के लिए यहाँ पे 75 से जायद तोपें नफ्स की गई थीं, जो रियासत के इख्तिताम पर जिनकी तादाद 25 रह गई थी। और बाद में मुख्तलिफ अदवार में ये तोपें खैरपुर और दीगर जो शहर हैं उनके अहम मुकामात पे नफ्स की गई थी। ताहम 2024 में उस वक्त के निगरां वजीर आला की हिदायत पे तमाम तोपें उन मुख्तलिफ मुकामात से उठवा के वापस इस किले में पहुंचा दी गई थी। इस हवाले से ये बोर्ड भी लगा हुआ है। उस वक्त के मिनिस्टर कल्चर, एंटीक्स और आर्काइव्स सैयद जुनैद अली शाह ने अपनी निगरानी में ये 10 तोपें यहाँ पे पहुंचाई थी, जो कि किले के मुख्तलिफ बुरुजिस पे नफ्स की गई थी ताकि सयाह आके उन्हें देख सकें। मैं इस वक्त जैसलमेर बुर्ज पर उस नायाब तोप के साथ मौजूद हूं जिसके कड़े काट के चुरा लिए गए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये उसकी तारीख है 1887 में इसे बनाया गया था और यहाँ पे लाके रखा गया था। ये तोप के वो कड़े हैं जिनके जरिए तोप को दूसरी जगह अगर मुंतकिल करना हो
कैरी करना हो तो इनसे पकड़ के उठा के मुंतकिल करने में आसानी रहती है, जिसके लिए ये कड़े इसके साथ बनाए गए हैं। ये सीधे हाथ वाला कड़ा आपको नजर आ रहा है, इसी के साथ उल्टे हाथ पे ये कड़ा था, जो कि लगता ऐसे है बज़ाहिर किसी हैवी मशीनरी से काटा गया है, क्योंकि ये जितना भारी कड़ा है ये किसी आम कटर से कटना नामुमकिन दिखाई देता है। इसी तरह इसके आगे ये उल्टे हाथ पे आपको कड़ा नजर आ रहा होगा, इसकी जो सीधे हाथ वाला कड़ा है वो भी काट के चुरा लिया गया है। महकमा आसार कदीमा के अफसरान के मुताबिक रात के वक्त चोर यहाँ पे दाखिल हुए हैं चढ़ के, और उन्होंने ये वारदात की है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये किला एक तो पहाड़ पे कायम किया गया है, उसके साथ साथ किले की जो दीवारें हैं वो इंतहाई बुलंद हैं, जिसके बाइस इस किले की दीवारों पे चढ़ना नामुमकिन दिखाई देता है कि कोई चोर बासानी इन दीवारों को चढ़ के कूद के किले के अंदर दाखिल हो सके और ये वारदात करके दोबारा से फरार हो सके। ताहम इस हवाले से महकमा आसार कदीमा के अफसरान से बात करते हैं कि चोरी किस तरह हुई, और पुलिस हुक्काम से भी बात करते हैं कि इस हवाले से तहकीकात कहां तक पहुंची हैं। तारीखी विरसे से ये चोरी किस तरह हुई, सुप्रीडेंट महकमा आसार कदीमा और इंचार्ज कोडीजी किले तनवीर मेमन से बात करते हैं। ये बताइएगा ये चोरी की वारदात किस तरह हुई थी, किस टाइमिंग में हुई थी? सर ये चोरी 2 माह पहले कबल हुई थी। ठीक है, ये हमारे यहाँ चौकीदार होते हैं रात को, एक रात को होता है एक दिन को होता है, और जब सुबह हमारा चौकीदार गया तो उसने हमें ये बताया कि सर उसको कट लगे हुए हैं, कोई मसला है, तो हम फौरन वहाँ पहुंचे। फिर हमने इदारे से राब्ता किया, फिर इसकी हमने FIR भी कटवाई थी। टोटल मुलाजिम किले में कितने हैं महकमा आसार कदीमा? यहाँ सर टोटल 5 मुलाजिम है। और ड्यूटी क्या क्या होती है, किस किस वक्त होती है उनकी? सर ड्यूटी तो सनसेट तक होती है, जो 4 बंदे हैं, बाकी एक नाइट में होता है। बधाए क्या लगता है ये चोरी की वारदात किस तरह हुई है? कोई गेट से दाखिल हुआ है या कोई बाहर से आया है? सर देखें, ये चोरी यहाँ जो ये साइड है हमारी कोटजी फोर्ट की, ये एक मोहल्ले की साइड है। इसके सराउंडिंग में इर्द गिर्द जो है मकामी लोग रहते हैं। ये मसला पहले भी हुआ है ऐसा, लोग ऊपर से जो मकामी लोग हैं वो चढ़ के आते हैं ऊपर, तो काफी मर्तबा हम लोगों ने उनको पहले भी समझाया है, अंदर करवाया है उनको। तो ये कबूतरों का ये शौकीन होते हैं या जैसे लोग वो है, वो पीछे से आ सकते हैं। नहीं, लेकिन जो खतरनाक रास्ता है, एक तो ये पहाड़ी पे कायम है जी, पहाड़ी पे चढ़ना आसान नहीं है, उसके बाद दीवारों की जो ऊंचाई है वो इंतहाई बुलंद दीवारें बनी हुई हैं, तो किस तरह मुमकिन है कि वो इतना ऊपर तक चढ़ सकते हैं? सर मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि ये मकामी साइड है, और ये जो इसकी पहाड़ी है वो सिंपल है, सीधी है चढ़ने के लिए। तो कुछ रास्ते हैं जिनको मकामी लोगों को पता है। कि इसमें पुलिस कितना ताउन कर रही है? 2 माह हो चुके हैं, अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? सर देखें, हमने पुलिस को जब FIR करवाई थी हमने, तो वो आए थे, इन्वेस्टिगेशन भी दी थी, लोकेशन भी देखी थी, तो उसके बाद भी हम 2 मरतबा गए, वो भी लगे हुए हैं। देखें कोई वो गिरफ्तारी वगैरह की थी, लोगों से पूछगछ की सर, थी, ऐसे वो- तफ्तीश की थी, कोई ऐसी बात इल्म में आई आपके? अच्छा, वो ऐसे मकामी लोग, कोई आइस वाले थे, कोई ऐसे थे, मगर अभी तक कैफरे कितना तक वो बात पहुंची नहीं है, लोग असल मिले नहीं है। क्या वजह है, आप समझते हैं पुलिस सही काम नहीं कर रही है? सर पुलिस काम कर रही है। चोर क्यों नहीं पकड़े जा सके? सर वो देखें, चोर भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने आपको बोला ना, हम भी लगे हुए हैं खुद। मजीद क्या चीजें अहम जो हैं यहाँ किले में रखी गई हैं और उनके लिए क्या हिफाजती इकदाम अब किए गए हैं इस चोरी की वारदात के सर बाद? देखें, यहाँ फोर्ट में कोई बस तोप है, कितनी तोपें हैं? 11 तोबे हैं यहाँ पे, जो 2 नीचे है, 9 ऊपर है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई चीज है नहीं यहाँ, या ऑफिस है सामने, ये हुआ है, दूसरी कोई ऐसी चीज है नहीं। तो जो आप बता रहे हैं कुछ रास्ते ऐसे खुले हुए हैं जहाँ से लोग आ सकते हैं, उनको बंद करने के लिए कोई जी इकदाम जी जी क्या जी किए? बिल्कुल किया है हमने। 2 रास्ते पहले जो हमें मालूम थे, जिससे लोग आ रहे थे, वो हमने 2 रास्ते बंद किए थे। अभी इंशाल्लाह ताला बाकी जो है कितने रास्ते हैं ऐसे? 2-4 रास्ते हैं ऐसे जिनसे नहीं, लोग 2 या 4? तकरीबन 4। आपको कंफर्म सर नहीं है देखे, कितने ये रास्ते देखे, हैं? मैं मकामी, आप इंचार्ज हैं। मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का, लेकिन जो ये मकामी लोग हैं, देखिए ये काफी टाइम से यहाँ लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। तो मसला यही है कि उनको पता है कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। तो जिन जिन जगह का हमें मालूम हुआ
लोग यहाँ से आ रहे हैं, तो हमने उनको बंद करवाया है। नादिर और नायाब तोप के कड़े चोरी होने की केस की तहकीकात कहां तक पहुंची हैं और मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके हैं, एसएसपी खैरपुर हसन सरदार नियाजी से जानते हैं। ये बताइएगा तहकीकात कहां तक पहुंची हैं और मुल्जिमान क्यों नहीं गिरफ्तार हो सके हैं अब तक। जी, इसमें हम कामयाबी की जानिब जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ सस्पेक्ट लिए हैं। ये जो एफआईआर थी 130/2025 अंडर सेक्शन 379, ये 2 नामालूम अफराद के खिलाफ हुई थी। ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आता है। ये हमारा कोट डीजी फोर्ट जो हिस्टोरिकल फोर्ट है, इसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है। और इसमें जो तोप है 150 साल पुरानी है, उसके ये कड़ा था, तांबे का बना हुआ था। वैसे इसकी मटेरियल वैल्यू तो कम है 8,000 रुपए, लेकिन इसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है ज़्यादा है। अंदर जो सिक्योरिटी है वो इन्हीं के अपने चौकीदार होते हैं। बैर हम इसकी सिक्योरिटी को हर हवाले से हम इंश्योर करते हैं। और ये किसी हम हर हवाले से देख रहे हैं कि इसको किसने चोरी किया है। इसमें कोई सस्पेक्ट हमने ले लिए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही जो हतमी नतीजा होगा वो भी सामने आएगा और जो मुल्ज़मान हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, एसएसपी खैरपुर का कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश मुस्बत सिमत जारी है। कुछ मशकूक अफराद को भी गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही मुल्ज़मान का सुराग लगा लिया जाएगा। बरतानिया में मुंतखब अरकान के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हों या लोकल गवर्नमेंट के लिए, उनके लिए यहाँ पर सख्त कवानीन हैं और जो ट्रांसपेरेंसी या शफाफियत के हवाले से और उनका जो कंडक्ट है उसके हवाले से जो मुंतखब नुमाइंदों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतसाब भी है। हम बात करते हैं केस की, जो ईस्ट लंदन का जो एरिया है उसका जो रेड ब्रिज बारह है, जहाँ पर पाकिस्तानी और मुस्लिम बड़ी तादाद में आबाद हैं। वहाँ पर एक ब्रिटिश पाकिस्तानी कौंसलर हैं, कौंसलर तनवीर खान, लेबर पार्टी से जिनका ताल्लुक है। उनको आज से चंद महीने कबल एक और कौंसलर ने उनके ख़िलाफ़ जो मकामी मस्जिद है उसके बाहर उनके ख़िलाफ़ लीफलेटिंग की। उसके अलावा वो उनके घर पर भी गई और उसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके ऊपर एक कैंपेन चलाई जिसमें ये कहा गया कि वो पैलेस्टाइन का जो इशू है, वो फ़लस्तीनी जो पैलेस्टाइन का कॉज है वो उसके साथ सिंसियर नहीं है। और ये कि वो वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, वो जो डाइवर्समेंट है वो वहाँ से वो अपने डाइवर्समेंट के हवाले से काम नहीं कर रहे। उनका मकसद कहने का ये था कि जो मुख्तलिफ़ बरतानवी कंपनीज़ हैं उनके ऊपर यहाँ पर एक मुहिम चली हुई है कि वो इसराइली कंपनियों के साथ कारोबार ना करें। और जो मकामी कौंसल है जिसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, उसका जो पेंशन फंड है उसको हेड करते हैं कौंसलर तनवीर खान, जो एक प्रोफेशनल बैंकर हैं। उन्होंने फिर जो कौंसल के साथ ये कंप्लेंट रेज़ की और जिस कौंसलर ने उनके ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाई थी कि जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको गिल्टी, जो कौंसल ने कहा है कि उन्होंने जो कौंसल का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ब्रीच किया है, अब उनके ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी लगेंगी। हम बात करते हैं कौंसल खान साहब, आपके ऊपर जो एग्जैक्ट जो काउंसलर नूर जहान बेगम है, उन्होंने कैंपेन क्या चलाई थी आपके खिलाफ? उन्होंने मेरे खिलाफ कैंपेन ये चलाई थी कि मैं फ़लस्तीन के लोगों की सपोर्ट नहीं करता और जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है लोग उनकी सपोर्ट करता हूँ। और वो कह रही थी कि जो कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि या उनको नहीं यूज़ करना चाहिए और उनको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने ये कैंपेन दूसरी ये चलाई कि उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि मैंने उनको अपनी गाड़ी में फ़ॉलो किया, उनको हरास किया, उनको थ्रेटन किया। इन्वेस्टिगेशन जो हुई है यहाँ पर, उसकी बाकायदा हियरिंग्स हुई हैं, तो उसकी अब फाइंडिंग्स क्या आई हैं? उसकी फाइंडिंग्स ये आई हैं कि काउंसलर नूर बेगम को सैंक्शन दिया गया है जिसमें वो 6 महीने काउंसिल की कमिटीज़ में नहीं बैठ सकेंगी। उसके अलावा प्रेस में ये नोटिस दिया जाएगा कि उनके ख़िलाफ़ जो हियरिंग का रिज़ल्ट क्या था। तो रूल्स क्या है यहाँ पर कि काउंसलर का जो कंडक्ट, ख़ास तौर पे जो हमने जो देखा है, जो आउटकम है उसमें जो रेपुटेशन और इस हवाले से बाकायदा रूल्स हैं कि एक जो मुंतखब नुमाइंदा उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अपने आप को कैरी करना चाहिए। रूल जो है उनको नोलन प्रिंसिपल्स इन पब्लिक लाइफ कहते हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, जो कि हम ख़ास तौर पर हर आदमी से मांगते हैं, लेकिन जो कि सियासतदान है उसको थोड़ा हाई स्टैंडर्ड रखना चाहिए। उसका ये था कि काउंसलर नूर जहान बेगम इस कोड को फॉलो नहीं कर सकी। मस्जिद में आपके बाद लिफलेटिंग भी, वो क्या था? गुड फ्राइडे जो कि जुमे का दिन था, मैं जुमा की नमाज अदा के बाद निकला तो काउंसलर नूर जहान बेगम और उनके कुछ साथी लीफलेट्स दे रहे थे कि मेरे ख़िलाफ़, जिसमें लीफलेट में मेरा नाम लिखा हुआ था और ये भी कह रहे थे कि ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ आदमी है। तो ये तो बहुत बुरी बात है कि एक मुसलमान भाई को ऐसा करना। अच्छा, इस पे जो प्रोग्राम के हवाले से काउंसलर नूर जहान बेगम से हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोसेस है
ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। उनका ये कहना है कि ये जो कौंसिल है ये सारी लेबर पार्टी के लोग हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो पैलेस्टाइन के नाम पर मुंतखब होकर आई हैं, और ये कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया गया। गवर्नमेंट के रूल है, ये रेड ब्रिज काउंसिल के रूल नहीं है, ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने 2013 में निकाले थे। तो उसमें देखा जाए कि ये जब तक पैनल तक पहुँचता है उससे पहले 3 इंडिपेंडेंट लोग इसको देखते हैं, और पैनल के साथ भी एक इंडिपेंडेंट सोलिसिटर होता है और एक इंडिपेंडेंट चेयर है जो कि सब एडवाइस देते हैं। तो ये बहुत ही वोटर टाइट प्रोसीजर है। लेकिन क्या ये देखें उसी तरह नहीं हुआ कि जिस तरह से ये पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में, इंडिया में, कि जो लोकल इश्यूज़ हैं और मुख्तलिफ सेंटिमेंटल इश्यूज़ हैं उनको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये तो इस मुल्क की पॉलिटिक्स, जनरल स्पीकिंग, इस मुल्क की पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है। हाँ, ये वैसे अफसोस की बात है, क्योंकि लोकल काउंसिलर को लोकल इश्यूज़ के बारे में, जैसा कि प्लानिंग हो या हाईवेज़ या एजुकेशन या हाउसिंग, ऐसे इश्यूज़ में तल्लुक़ रखना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो पार्लियामेंट या कि वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट की रीमिट में आते हैं।